हाँ जी +1। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है बच्चों हम लोगों को, विच इज़ कॉल्ड स्टोशियोमेट्री। तो पहले स्टोशियोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स लिमिटिंग रिएजेंट। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, सबसे पहले जो आप लोगों का टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्टोशियोमेट्री। लो जी बच्चों, स्टोशियोमेट्री। देखो स्टोशियोमेट्री क्या बोलता है। स्टोशियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के रेशो के साथ डील करता है कि मैंने रिएक्टेंट कितना लिया है उस हिसाब से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कितना बनेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट का जो रेशो होता है, उनके मास का जो रेशो होगा, उसको मैं स्टोशियोमेट्री बोल देता हूँ और कुछ नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, ये बोलता है द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। दिस इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डीलिंग विद द मास एंड वॉल्यूम रिलेशंस among the reactants and products, among the reactants and products termed as, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्टोशियोमेट्री, termed as स्टोशियोमेट्री। लो जी बच्चों, ये होता है स्टोशियोमेट्री। एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ, देखो ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मैं बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म और इन वेपर फॉर्म। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब अगर मैं पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम यहाँ कितने हैं, 4 हैं, इधर हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओवरऑल ये रिएक्शन अब बैलेंस है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का रेशो ले रहा हूँ, ध्यान से देखना हर एक चीज़ को। अगर मैं यहाँ लेता हूँ मोल रेशो की बात करता हूं, तो मेरे को पता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि जब 2 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। और बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को मोल कंसेप्ट समझा रहा था कि 1 मोल किसके बराबर होता है। 1 मोल किसी भी पर्टिकुलर आप एटम का बोल लो या मॉलिक्यूल का बोल लो। अगर मैं यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, अगर मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 6.02 to 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, है ना, विल बी प्रेजेंट। इसके 1 मोल के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स के 1 मोल के अंदर उसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, सॉरी H2 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर मैंने 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, यहाँ कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो अब मैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में रेशो लेता हूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। लो तो देखो यहाँ से स्टोशियोमेट्री कितनी आ रही है, 2:1:2, बात खत्म। ये स्टोशियोमेट्री है। क्या बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, बस ये बताती है स्टोशियोमेट्री। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म्स में बात कर लेता हूँ, तो मैं मॉलिक्यूल रेशो लिखता हूँ। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल रेशो क्या आएगा, देखो जरा,
मॉलिक्यूल रेशियो आएगा बच्चों 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस और नो, है ना। 2 मोल, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर है, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2 मोल के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके 1 मोल के अंदर कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अंदर कितने होंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लो जी, तो इतने मॉलिक्यूल 2 into Avogadro number of molecule of hydrogen will react with Avogadro number of molecule of oxygen for the formation of 2 into Avogadro number of molecules of water। लो जी बच्चों, अगर ये मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यस और नो, है ना। तो देखो मैं 2 मोल बोल दूं, 2 मोल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए यहाँ, 2 मॉलिक्यूल। 1 मोल बोल दूं, 1 मोल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल। 2 मोल बोलूं तो 2 मोल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो स्टोशियोमेट्री 2:1:2। क्लियर है जी। अब अगर मैं बात कर देता हूं बच्चों, यहाँ मान लो आप मास की बात कर लो, मास रेशियो रह गया। मास रेशियो अगर मैं लेता हूं तो कितना आएगा बच्चों, मास रेशियो आ जाएगा हाइड्रोजन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 ग्राम, इसका 4 ग्राम जब ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना आएगा 32 ग्राम, इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये मास रेशियो आ गया। क्लियर है जी। तो अगर मैं वॉल्यूम रेशियो लेता हूं बच्चों, वॉल्यूम रेशियो की बात मेरे को कब करनी होगी, जब ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पे अभी सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखते हुए अगर मैं वॉल्यूम का भी रेशियो ले लेता हूँ तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, ये देखो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका, 2 वॉल्यूम मतलब यहाँ पे 2 लीटर हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 लीटर वाटर। या अगर मैं ml की टर्म्स में बात करता हूँ, अगर मैं ml ले लेता हूँ बच्चों, तो 2 ml ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर। ठीक है जी बच्चों। तो ये वॉल्यूम रेशियो की बात कब करूंगा, जब मैं गैसियस फॉर्म में ले रहा हूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को, तो अच्छा डेफिनेशन देखो बच्चों, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। क्या कहता है, द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जो कि उसकी अमाउंट के बारे में बात करती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डीलिंग विद द मास एंड वॉल्यूम रिलेशंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टर्म्ड एज स्टोशियोमेट्री। ठीक है जी। मास और वॉल्यूम रिलेशन के बारे में, मास और वॉल्यूम के बारे में जो बात करती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है स्टोशियोमेट्री। और स्टोशियोमेट्री में कुछ नहीं है बच्चों, और बस वॉल्यूम का ध्यान रख लेना। वॉल्यूम आप लोगों को कब अप्लाई करना है, वॉल्यूम की बात मैं कब करूंगा बच्चों, वॉल्यूम की बात आप लोग करोगे, यहां लिख लेना, ये कब वैलिड ओनली फॉर गैसियस स्टेट, वैलिड ओनली फॉर गैसियस स्टेट। वॉल्यूम की बात मैं कब करूंगा, गैसियस स्टेट के केस में। एट से अगर मैं यहाँ पे सेम टेम्परेचर और प्रेशर ले रहा हूँ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ सेम टेम्परेचर और प्रेशर अगर मैंने लिया है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मैं मास रेशियो चेक करने के बाद वॉल्यूम रेशियो चेक कर रहा हूँ, तो और वॉल्यूम रेशियो चेक कब कर सकते हैं, जब ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी बच्चों। तो ये था कुछ स्टोशियोमेट्री के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं टुवार्ड्स बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से देखना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है, लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल करते हैं,
और उसके बाद कुछ एक बच्चों ने प्रॉब्लम्स भेजी हुई हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भेजी है, मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लो जी, देखो भाई बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेशन लिखते हैं, एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ, वही जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल पढ़ा था। मैं कहता हूँ कि जब हाइड्रोजन गैसियस रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म के साथ, और यहाँ से मैं वाटर ले रहा था, वाटर का फॉर्मेशन भी मैंने गैसियस में ले लिया, वेपर्स बन रहे हैं मानो वाटर के। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, लो जी 4 हाइड्रोजन। क्लियर है जी। अब देखो ये रिएक्शन क्या कह रही है, अगर मैं स्टोशियोमेट्री से बात चेक करता हूँ तो ये कह रही है कि जब वो हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाने के लिए, 2 मोल वाटर बनाने के लिए। यस और नो। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ वाटर के 2 मोल बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का 2 मोल यहाँ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 मोल भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा 2 मोल इसके 1 मोल के साथ, या ऐसे बोल दूं कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है जी बच्चों, ये मोल की बात हुई। अब अगर मैं कहता हूं कि किसी रिएक्शन में, ये तो स्टैंडर्ड हुआ बच्चों, ये स्टैंडर्ड है कि हमेशा हाइड्रोजन का 2 मोल इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये स्टैंडर्ड है कि हमेशा हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे अब अमाउंट तो देखो कुछ भी दी हो सकती है, हम रिएक्शन कर सकते हैं कुछ भी अमाउंट लेके। मैं कहता हूँ मैं बोल देता हूँ बच्चों मोल्स बिफोर द रिएक्शन, मोल्स बिफोर द रिएक्शन से पहले मैं नंबर ऑफ मोल की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ रिएक्शन से पहले मानो मैंने इसके 10 मोल ले लिए, ठीक है। इसके आप बोलो कितने, 5, 7, 8, 10 कितने, चलो मैं बोलता हूँ मैंने 8 मोल ले लिए इसके। अब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, मोल्स बिफोर द रिएक्शन, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैं हाइड्रोजन के 10 मोल ले रहा हूँ, ऑक्सीजन के 8 मोल ले रहा हूँ, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई तो वाटर के कितने मोल बनेंगे बच्चों, 0 मोल बनेंगे। अब मोल आफ्टर द रिएक्शन कितने बचेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना, मोल आफ्टर द रिएक्शन कितने बचेंगे। अभी मैंने बात की थी, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसका 2 इसके 1 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, तो इसके 10 इसके 5 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, यस और नो। इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मैंने इसके 10 ले लिए तो इसके 10 मोल इसके कितने मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, 5 मोल के साथ। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, ये देखो इसके 2 इसके 1 के साथ रिएक्शन करके इसके 2 बना रहे हैं, तो इसके 10 इसके 5 के साथ रिएक्शन करके इसके कितने बनाएंगे, 10 बनाएंगे। क्लियर है जी। तो देखना जरा क्या बना, क्या बचा, क्या डिकम्पोज हो गया। इधर देखो क्या रिएक्ट कर गया। मैं लेता हूँ यहाँ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन के तो 10 के 10 मोल टोटली कंज्यूम हो गए, तो इसके बचेंगे कितने, 0। अब इसके 10 इसके 5 के साथ रिएक्ट करेंगे, अभी बता चुका आप लोगों को कि 10 इसके 5 के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसके 10 इसके 5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके बचेंगे कितने,
इसके 3 मोल बच जाएंगे बच्चों, और इसके कितने बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे यहाँ से 10 मोल। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई है मैंने कैसे लिखा। इसके 2 इसके 1 के साथ, इसका 2 इसके 1 के साथ रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है, तो इसके 10 इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 10 मोल बना देगा। तो इसके तो 10 के 10 कंज्यूम हो गए, और इसमें से 5 कंज्यूम हो गए, तो बच गए कितने, 3 नंबर ऑफ मोल आफ्टर द रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी वहां पे हाइड्रोजन तो बचा नहीं होगा, सिर्फ क्या बचा पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन बचा रहेगा, और वाटर बनेगा। वाटर के कितने मोल बनेंगे बच्चों, 10 मोल बनेंगे। अगर मैं इतनी अमाउंट लेके चल रहा हूँ और रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाँ, और वाटर के कितने बन जाएंगे, यहाँ से 10 मोल बन जाएंगे। क्लियर है। तो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ और एक्सेस रिएजेंट कौन सा हुआ। 2 चीजें आती हैं, एक आता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक आता है बच्चों एक्सेस रिएजेंट। ये देखो, जो रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर टोटली कंज्यूम हो जाता है, जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसको बोलूंगा मैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, जो कि रिएक्शन खत्म होने के बाद टोटली कंज्यूम हो गया, विच विल रिएक्ट कंप्लीटली और will consume completely in a reaction, that is called limiting reagent। और excess reagent कौन सा होगा, excess वो होगा जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जिसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाए, उसको बोला जाएगा excess reagent। तो the reagent which will not consume completely या which will left after the reaction, which will not react completely, that is called excess reagent। ठीक है जी बच्चों। तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, देखना जरा। मैं लिमिटिंग रिएजेंट लिख सकता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट लिखा जाएगा द रिएजेंट विच विल रिएक्ट कंप्लीटली इन अ रिएक्शन। और मैं क्या बोल सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि विच विल कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन, और विच विल कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन is called लिमिटिंग रिएजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसको बोला जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, विच विल रिएक्ट कंप्लीटली इन अ रिएक्शन, और विच विल कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं बात करता हूं एक्सेस रिएजेंट की। एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं एक्सेस रिएजेंट के बारे में। एक्सेस रिएजेंट, the reactant or the reagent which will not react completely in a reaction, या आप ऐसे भी लिख सकते हो which will not consume completely in a reaction is called एक्सेस रिएजेंट। और जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो रिएक्शन होने के बाद उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगी बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सेस रिएजेंट विल लेफ्ट आफ्टर द सम अमाउंट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सम अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट विल लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। लो जी, रिएक्शन के बाद एक्सेस रिएजेंट की कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगी, ये है एक्सेस रिएजेंट। ठीक है जी बच्चों, इसको ध्यान से नोट करना। अब लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, हाँ जी, और उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, पहले इसके न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन भी बताना आज आप लोगों को। देखो
बहुत सिंपल है। जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलूँगा। जो किसी रिएक्शन में जिसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बची रहेगी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, उसको बोला जाएगा एक्सेस रिएजेंट। बस यही है, इतनी ही रामायण है और कुछ नहीं है बच्चों। अब देखो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ी है कि हाइड्रोकार्बन का जब मैं कंबशन कर देता हूँ तो वहाँ से बनता है बच्चों मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। लो जी, इसका कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन होगा, तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 गैस में, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, H2O वाटर। अब अगर मैं कंप्लीटली कंबशन कर देता हूँ, कंप्लीट कंबशन करने के बाद CO2 बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जानते हो आप लोग। अब बैलेंस कर लो जरा रिएक्शन को। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं। लो जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन देखना कितने हुए, ऑक्सीजन हुए 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ये कह रहा है कि इसके कितने मोल लगेंगे, CH4 के कितने मोल लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनाना है, 22 ग्राम बनाना है। बच्चों जरा देखना क्या रिएक्शन ये बोल रही है बैलेंस करने के बाद, कि जब मैं इसका 1 मोल लूँगा तो वो इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और इसका भी कितना बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में लिख दिया। अब मैं ग्राम की बात करता हूँ, अमाउंट की बात करता हूँ। देखना जरा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 हो गया 16 ग्राम जब मीथेन का होगा, और ऑक्सीजन के 16 32 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल का 32 × 2 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनेगा बच्चों, 12 और 32 कितना हो गया, 44 ग्राम बनेगा। और वाटर का कितना बनेगा बच्चों, वाटर का बनेगा 36 ग्राम, वाटर का बनेगा 36 ग्राम। तो ये देखो, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को अब यहाँ मास के टर्म्स में लिख लिया। तो इसका 16 ग्राम इसके 64 ग्राम के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बन जाता है, 44 ग्राम, और वाटर का कितना बनता है, 36 ग्राम। अब जरा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ ध्यान से देखो। ये मीथेन के नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, कितने लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनाने के लिए, 22 ग्राम। CO2 का 22 ग्राम बनाने के लिए कह रहा है कि मीथेन के नंबर ऑफ मोल कितने लगेंगे। मेरे को एक पता है, इसका एक मोल इसका कितना बना रहा है, 44 ग्राम बना रहा है, और इसका एक मोल कितना बना रहा है, इसका 44 ग्राम बना रहा है। ठीक है, तो इसका 22 ग्राम बनाने के लिए इसका हाफ मोल लगेगा कि नहीं। हो गया न्यूमेरिकल तो खत्म। अरे हाफ मोल लगेगा मतलब इसका कितना लगेगा, 8 ग्राम लगेगा। इसका 16 ग्राम, इसका कितना बना रहा है बच्चों, 44 ग्राम बना रहा है। तो ये कह रहा है कि इसका 22 ग्राम बनाना है, CO2 का 22 ग्राम बनाना है, CO2 का 22 ग्राम बनाना है, तो इसका कितना लगेगा, 8 ग्राम लगेगा। सीधी सी बात है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, बिल्कुल आप लोगों को पूरा मेथड करते हुए चलना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस CO2 कितना बनाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 का कितना बनाएगा, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 44 डिवाइड बाय 16 ग्राम ऑफ CO2 का कितना बनेगा, यहाँ इतना। और अगर मैं ले लेता हूँ बच्चों यहाँ 22 ग्राम बनाना है। अरे बच्चों इसको ऐसे लिख लो, सॉरी ऐसे लिख लो,
इसको आप CO2 ले लो, यहाँ ले लो आप CH4, लो ऐसे हो जाएगा। यहाँ ले लो 44 ग्राम, लो 44 ग्राम बनाना है किसका, CO2 का, फ्रॉम कितना 16 ग्राम ऑफ CH4, ऐसे लिख लो। तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम मीथेन से बनेगा, 16/44 ग्राम ऑफ मीथेन से बनेगा। लो जी, और इसका कितना बनाना है, 22 ग्राम बनाना है। तो लो भाई 16/44 इंटू 22 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 आ जाएगा, तो 8 ग्राम ऑफ CH4 रिक्वायर होगा। लो मीथेन का कितना अमाउंट रिक्वायर होगा, 8 ग्राम रिक्वायर होगा। अब इस 8 ग्राम को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। लो ऐसे चलना है, ऐसे चल लो। गिवन मास कितना है, 8 ग्राम, मोलर मास होता है इसका कितना, 12 और 4 16, 16 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया, ये आ गया कितना 1/2 मोल, हाफ मोल की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से पता चल रहा है बच्चों डायरेक्टली, इसका 44 ग्राम इसके 16 ग्राम से बनता है, तो इसका 22 ग्राम इसके 8 ग्राम से बनेगा। या मैं बोल सकता हूँ इसका 44 ग्राम इसके 1 मोल से बन रहा है, तो इसका 22 ग्राम इसके हाफ मोल से बनेगा। क्लियर है जी, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल और देखो बच्चों, ये कहता है कि 30 ग्राम है हाइड्रोजन का, 30 ग्राम है हाइड्रोजन का, दैट रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 30 है, सॉरी 3 ग्राम है, 3 ग्राम है हाइड्रोजन का, वो रिएक्ट कर रहा है विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो बताता हूँ अभी। हाँ जी, लो जी, ये कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर बना रहा है। कहता है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहली चीज आप लोगों को निकालनी है कि इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, दोनों में से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ जी, सेकंड चीज ये पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से, ये कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। कैलकुलेट इस रिएक्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। जो वाटर बनेगा उसकी अमाउंट बताओ, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। लो जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड। उस रिएक्टेंट का अमाउंट बताओ जो कि बचा पड़ा है अनरिएक्टेड फॉर्म में, यानी कि एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट पूछ रहा है आप लोगों से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, उस रिएक्टेंट का अमाउंट बताओ रिएक्शन के बाद जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में पड़ा है। मतलब ये पूछ रहा है आप लोगों से कि एक्सेस रिएजेंट जो बचा पड़ा है वो कितना बचा पड़ा है। लो जी, सबसे पहले तो आप लोगों को रिएक्शन लिखनी होगी। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O। गैसियस ले लेता हूँ मैं यहाँ, और आप लोग जानते हो ये कितना है बच्चों, इसका 2 ग्राम। अगर मैं ध्यान से देखूँ, पहले बैलेंस करो बच्चों, सॉरी पहले बैलेंस करो रिएक्शन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, इधर 2 है इधर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाइड्रोजन 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ कितना बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा 36 ग्राम। लो जी, बैलेंसिंग इज मस्ट। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे,
बैलेंसिंग ये बता रही है कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के जब 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो उस सिचुएशन में वाटर का 36 ग्राम बनेगा। वाटर का कितना बन रहा है? 36 ग्राम। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ देखना जरा। मेरे को पता है कि 4 ग्राम ऑफ H2, हाइड्रोजन का 4 ग्राम रिएक्ट करता है, ध्यान से देखना, रिएक्ट विद कितने ग्राम के साथ? 32 ग्राम ऑफ O2। कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। ये रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है कि इसका 4 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा इसके 32 ग्राम के साथ। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ना तो इसका 4 ग्राम बचेगा यहाँ पे, ना ही इसका कितना बचेगा? 32 ग्राम बचेगा। इसका 4 ग्राम टोटली रिएक्ट कर जाएगा इसके 32 ग्राम के साथ। क्या बनाने के लिए? इसका 36 ग्राम बनाने के लिए वाटर का। लेकिन अब अमाउंट क्या दिया रिएक्शन में हम लोगों को? रिएक्शन में अमाउंट दिया है, हाइड्रोजन का 3 ग्राम दिया है और ऑक्सीजन का कितना दिया बच्चों? 29 ग्राम दिया है। तो मेरे को पता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेगा बच्चों 32/4 ग्राम ऑफ O2 के साथ। सही है? तो कितना ग्राम दिया है? हाइड्रोजन का 3 ग्राम दिया है, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट विल रिएक्ट विद, लो जी 32/4 × 3 ले लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ गया 8, यानी कि 24 ग्राम ऑफ O2। कुछ बात समझ में आई कि जब हाइड्रोजन का 3 ग्राम दिया होगा हम लोगों को, तो वो हाइड्रोजन का 3 ग्राम इसके 24 ग्राम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन का 3 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के 24 ग्राम के साथ, ऑक्सीजन के 24 ग्राम के साथ। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे बच्चों, ये तो स्टैंडर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आप लोगों को बोला है ये तो रहेगा ही रहेगा कि हमेशा इसका 4 इसके 32 के साथ रिएक्ट करता है टोटली। इसका 4 इसके 32 के साथ टोटली कंज्यूम हो जाता है। ये भी टोटली कंज्यूम हो जाएगा 4 ग्राम, और ये 32 ग्राम भी टोटली कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या दी है? अब हाइड्रोजन का 3 ग्राम दिया और ऑक्सीजन का कितना दिया? 29 ग्राम। तो हाइड्रोजन का 3 ऑक्सीजन के 24 ग्राम के साथ टोटली कंज्यूम हो जाता है, ये निकाल लिया मैंने। तो बचेगा कितना ऑक्सीजन का यहाँ पे इस कंडीशन में? 5 ग्राम बच जाएगा, क्योंकि दिया कितना है? 29 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन का 29 ग्राम दिया है। तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होने के बाद बचेगा कितना? 29 - 24, 5 ग्राम बच जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीजन हुआ। तो पहला जो आंसर है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? H2। हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और थर्ड पार्ट का भी आंसर आप लोगों को मिल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि ये एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट पूछ रहा है। एक्सेस रिएजेंट अमाउंट लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, आफ्टर रिएक्शन के बाद एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचेगा बच्चों? 29 ग्राम दिया था, 29 में से कितना कंज्यूम हो गया? 24 ग्राम हो गया। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मैं थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 ग्राम ऑफ O2 विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। 5 ग्राम ऑफ O2 विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, है ना। 5 ग्राम कैसे निकला? 29 ग्राम माइनस 24 ग्राम, कितना? ये आ गया 5 ग्राम ऑफ O2 विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन का 3 ग्राम टोटली कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन के 29 में से 24 ग्राम रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का कितना बच जाएगा? 5 ग्राम बचेगा। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ना लिमिटिंग रिएजेंट से चेक कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट से चेक करो। लिमिटिंग रिएजेंट बता देगा आप लोगों को इसके बारे में। ये देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका कितना बनाता है? 2 मोल बनाता है। क्लियर है? या देखो, इसका 4 ग्राम टोटली कंज्यूम होके, लिमिटिंग वो होगा जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा, टोटली कंज्यूम होके इसका कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका 3 ग्राम देख लो कितना बनाएगा यार टोटली कंज्यूम होने के बाद, सीधी सी तो बात है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट ऐसे कर देता हूं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, वाटर कितना बना रहा है? इसका 4 ग्राम लिमिटिंग रिएजेंट का वाटर कितना बना रहा है?
36 ग्राम, ये बना रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है। तो कितना ग्राम दिया है इसने? 3 ग्राम दिया है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना बनाएगा बच्चों? 36 डिवाइड बाय कितना? 4 ग्राम ऑफ वाटर, और बच गया क्या? 3 ग्राम की बात करता हूँ, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यह आ जाएगा 36/4 इंटू 3, तो यह आ गया 9, यानी कि 27 ग्राम ऑफ वाटर बना देगा। लो, वाटर कितना बनेगा? 27 ग्राम बनेगा। कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट विल बी 27 ग्राम। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट O2, और O2 की अमाउंट कितनी बचेगी? 5 ग्राम, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ जाएगा? H2। ये था एक लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के ऊपर न्यूमेरिकल। अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। एक छोटा सा ही टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, 5-1 मिनट लगेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने जो प्रॉब्लम भेजी हुई है वो डिस्कस करते हैं बच्चों। काम करते रहो बच्चों, टाइम खराब ना करो। +1 जितना काम आप लोगों का हो रहा है उसको साथ के साथ कवर करते हुए चलो। NCERT की प्रॉब्लम्स करते हुए चलो। मोल आप लोगों को बता चुका मैं, मोल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है बुक के अंदर वो सारी की सारी सॉल्व करके देखो। अगर डाउट आता है तो डाउट भेजो। लो जी, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर मैं परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज number of parts by mass, number of parts by mass of that element present in 100 parts by mass, 100 parts by mass of that compound, of that compound। लो जी, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मेरे को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। तो मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स रिपीट कर दिया, सॉरी, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ कंपाउंड के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of the element। ठीक है, नीचे ले लेता हूँ बच्चों मैं, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। बस ये देखो कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 100 पार्ट्स बाय मास के अंदर 100 पार्ट्स बाय मास के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है ये देखो। अगर कोई एग्जांपल दिया है, मानो आप लोगों को, चलो मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, ये कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट कंपाउंड दिया है, इसके अंदर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द percentage composition, calculate the percentage composition of magnesium
सल्फर एंड ऑक्सीजन। लो जी, तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तीनों एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मैग्नीशियम सल्फेट कंपाउंड के अंदर मेरे को। तो फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। लो जी, मैं निकालता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। पहले आप इसका मोलिकुलर मास लिख लो मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम का कितना होगा बच्चों 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, 24, ये आ जाएगा 10, 120, ये आ गया बच्चों आपका कितना 120 ग्राम पर मोल आता है, 120 ग्राम पर मोल। देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। अरे मैग्नीशियम की परसेंटेज निकालनी है यार, कितनी है परसेंटेज, कितने में से निकालते हैं 100 में से निकालते हैं, वही तो है और कुछ भी नहीं है। ये देखो अब मैग्नीशियम का कितना है 24 है, डिवाइड बाय कितना 120, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना होगा वो लिखो, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी, ये कितने पे जाएगा 5 पे गया भाई, ये कितना आ जाएगा 20% है। लो ये है परसेंटेज कंपोजिशन, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास क्या है वो लिखेंगे, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड, 100 पार्ट्स बाय मास में उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, ठीक है। तो टोटल में से इतना प्रेजेंट था तो 100 में से कितना प्रेजेंट होगा, है ना। ये देखो ऐसे है ना, 120 ग्राम में से मैग्नीशियम कितना था 24 ग्राम था, 1 ग्राम में से कितना होगा 24/120 हो गया, और 100 में से कितना आ जाएगा 24/120 इंटू 100, वही तो लिखा है 24/120 इंटू 100। सिंपल परसेंटेज निकालनी है बच्चों, और कुछ नहीं है, वही परसेंटेज कंपोजिशन है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, उस पर्टिकुलर मास परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे उसका, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल देंगे, सल्फर का कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कर देना जितना भी आएगा, और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल देंगे। ऑक्सीजन का कितना है 64 लिखना है, ऑक्सीजन का यहाँ टोटल कितना है ऑक्सीजन का 64 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कर देना तो ये निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है जी। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने भेजी है। आप लोगों को लास्ट वीक मैंने काम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी थी आप लोगों को। तो 2-3 बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी हैं जहां उनको डाउट आए। एक तो वो डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी की प्रॉब्लम भेजी हुई है कुछ एक बच्चों ने। लो जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, डेफिनेशन आप लोगों को सब समझा चुका था, मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। एक प्रॉब्लम है, इसमें बोला है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 कंपाउंड्स, नाइट्रोजन है 5 कंपाउंड बना रहा है विद ऑक्सीजन। अच्छा जी, इन विच 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा कि नहीं। देखो ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 कंपाउंड्स with oxygen, in which 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का कितना 1 ग्राम कंबाइन कर रहा है विद हाँ जी, हाउ मच अमाउंट 0.572 ग्राम, 1.14 ग्राम, 1.73 ग्राम, 2.28 ग्राम एंड 2.85 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली
ठीक है, सीक्वेंस में कि पहला जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के इतने ग्राम के साथ कंबाइन कर गया। जब नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड बना तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम इसके इतने ग्राम के साथ कंबाइन किया है, थर्ड ऑक्साइड में इतने के साथ, फोर्थ में इतने के साथ और फिफ्थ में इतने के साथ। तो कह रहा है कि बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा या नहीं। बहुत आसान है बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है यार इसमें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। देखो बताता हूँ क्या कह रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से 5 ऑक्साइड बने हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और 5 ऑक्साइड बना रहा है नाइट्रोजन के। ये फर्स्ट ऑक्साइड, ये सेकंड ऑक्साइड, ये बन गया नाइट्रोजन का थर्ड ऑक्साइड, ये बना बच्चों फोर्थ ऑक्साइड और ये बन गया फिफ्थ ऑक्साइड। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 0.572 ग्राम के साथ कंबाइन किया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो लेता हूँ, इसका 1 ग्राम ऑक्सीजन के 0.572 ग्राम के साथ कंबाइन किया है। क्लियर है जी। सेकंड ऑक्साइड में नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के इतने ग्राम के साथ कंबाइन किया है। सेकंड ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो लेता हूँ तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 1.14 ग्राम के साथ कंबाइन किया है। ठीक है। थर्ड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो, नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 1.73 ग्राम के साथ कंबाइन किया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 2.28 ग्राम के साथ कंबाइन किया है और इधर देखना जरा, इधर नाइट्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 2.85 ग्राम के साथ कंबाइन किया है। ये सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ उसने। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट ऑक्साइड के फॉर्मेशन के दौरान इसका 1 ग्राम ऑक्सीजन के इतने ग्राम के साथ, सेकंड के फॉर्मेशन के दौरान इतने ग्राम के साथ, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए इन सीक्वेंस। अब देखना जरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फिक्स अमाउंट कंबाइन कर रही है विद एनी अदर अमाउंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो जो सेकेंड एलिमेंट के मास का रेशो होगा हर एक कंपाउंड में, दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। ये देखो ये फिक्स है, नाइट्रोजन का 1 ग्राम कंबाइन कर रहा है 5 के 5 कंपाउंड में, तो ये कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो ऑक्सीजन के मास का रेशो होगा हर एक कंपाउंड में वो सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। देख लो 0.572 रेशो 1.14 रेशो 1.73 रेशो 2.28 रेशो 2.85, ये सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। आ रहा है यार, ये देखो 1 2 पे गया, 4 देखना 4 और 4 1 5 और 1 11 1.14 आ रहा है। ठीक है, 2 पे गया, आगे ये 3 पे कटेगा, यहाँ ये 3 पे जाएगा, 6 1 2 15 और 1 17, 6 लगभग कितना आ गया 1.72 ही आ गया बच्चों। राउंड ऑफ करने के बाद 1.72 1.73 अप्रोक्सीमेट आ ही रहा है। अब ये देखो जरा, ये 4 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आ रहा है 8 8 20 और 22, लो जी 2.28 आ रहा है। अब 5 पे जाएगा कि नहीं जा रहा है, 10 35 और 1 36 3 25 और 3 कितना आ गया बच्चों, 35 36 3 25 और 3 कितना आ गया 28, लो जी 2.86 लगभग आ ही रहा है, 2.8685। 5 पे जा रहा है 10 35 36 3 25 और 3 28, लगभग 2.85 2.86 आ रहा है बच्चों। तो ये जा तो रहा है, ये देखो ये आ तो गया सिंपल होल नंबर रेशो। और कैसे आएगा, तो 1:2:3:4:5, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है जी बच्चों। अब देखो एक और प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, पर इतनी टिपिकल नहीं थी अगर ध्यान से करते इस चीज़ को। जिन बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी है, देखो बच्चों एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि if a certain oxide of nitrogen weighing इतने ग्राम gives इतने ml of nitrogen and another oxide of nitrogen weighing इतने ग्राम gives same volume of nitrogen both at STP, show that these results
ये कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो मैंने प्रॉब्लम भेजी थी वहाँ पे 7th प्रॉब्लम थी, एक बार देख लेना आप लोग। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके यहाँ पे 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। कहता है कि जो फर्स्ट ऑक्साइड बन रहा है उसकी अमाउंट है 0.11 ग्राम, मतलब जो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड बना उसकी वेइंग है, उसका मास है 0.11 ग्राम, और जो ऑक्सीजन का दूसरा, जो नाइट्रोजन का जो दूसरा ऑक्साइड बना उसकी अमाउंट है 0.15 ग्राम, उसकी अमाउंट है 0.15 ग्राम। और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है इसके अंदर नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया आप लोगों को 56 ml, 56 ml, मास नहीं दिया, बस वॉल्यूम दे दिया वहाँ पे। कहता है नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है पहले के अंदर 56 ml, और दूसरे के अंदर नाइट्रोजन का वॉल्यूम सेम है और दोनों को एसटीपी कंडीशन पे लिया है, सेम वॉल्यूम है। यहाँ भी नाइट्रोजन का कितना है 56 ml एंड बोथ एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और ये भी कौन सी कंडीशन पे है, एसटीपी कंडीशन पे है। कह रहा है बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी मैं अगर गैस लेता हूँ, उस गैस को अगर मैं एसटीपी कंडीशन पे ले रहा हूँ, अब यहाँ नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है वो, उसने नाइट्रोजन लिया था, और कोई भी गैस अगर मैं लेता हूँ उसको अगर मैं एसटीपी कंडीशन पे ले रहा हूँ, एसटीपी कंडीशन पे उसका वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर ऑफ, मैं अभी यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो N2 किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर ऑफ N2 किसके बराबर होगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास के, उसके 1 मोल ऑफ N2 के बराबर होगा। और 1 मोल का मास कितना होगा बच्चों, 28 ग्राम। ये बता रखा है बच्चों आप लोगों को, वेपर डेंसिटी करवाई थी जिस टाइम आप लोगों को वहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह करवाई थी, वहाँ बताया था कि कोई भी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल, अगर मैं ये चीज़ लिख लेना बच्चों यहाँ 22 लीटर ऑफ N2 एट एसटीपी कंडीशन। जब मैं किसी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे लेता हूँ तो हमेशा उस गैस का 22.4 लीटर उसके मोलर मास के बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो कितना, नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास कितना 28 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑफ N2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका मास कितना है 28 ग्राम है। हमेशा ये होगा। नाइट्रोजन का 22.4 लीटर का मास कौन सी कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे 28 ग्राम होगा। अब नाइट्रोजन का दिया कितना है, कितना ml दिया है, 56 ml दिया है। अब इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो लीटर क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा 1000, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया तो कितना आ गया, लो जी 22,400 ml लिख सकता हूँ ना इसको मैं, 22,400 ml लिख देता हूँ मैं। ml की टर्म्स में लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको ml की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 22,400 ml ऑफ N2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसके बराबर होगा, 28 ग्राम के बराबर होगा। यस और नो, तो 1 ml ऑफ N2 एट एसटीपी कंडीशन विल बी इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 22,400 ग्राम के बराबर होगा। और मेरे को अब देखना है जब मैंने N2 का 56 ml लिया है एसटीपी कंडीशन पे तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा। लो जी 56 ml ऑफ N2 वो निकाल देता हूँ मैं, 28 डिवाइड बाई 22,400 इंटू 56। बच्चों ये मैंने सॉल्व कर रखा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ रहा था 0.07 ग्राम आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 0.07 ग्राम, 0.07 ग्राम आ रहा है। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन का है यहाँ, नाइट्रोजन का 56 ml एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कितने ग्राम के बराबर है, 0.07 ग्राम के बराबर है। ये देखो यहाँ इसका 56 ml एट एसटीपी कंडीशन कितने ग्राम के बराबर है बच्चों, N2 का यहाँ 0.07 ग्राम के बराबर है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.07 ग्राम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब नाइट्रोजन का तो इतना आ गया, नाइट्रोजन का इतना आ गया, तो बचा हुआ किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। मैं लिख देता हूँ ये नाइट्रोजन का इतना आ गया, नाइट्रोजन का इतना आ गया, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 0.11 में से माइनस करता हूँ तो 4 0 आ जाएगा, 0.04 ग्राम बचेगा ऑक्सीजन का, और यहाँ बचेगा 8 ऑक्सीजन का, यहाँ बचेगा 0.08 ग्राम। लो जी, लो मास निकल गया दोनों एलिमेंट्स का, दोनों ऑक्साइड में। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मेरे को देखना है।
अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सबसे मेन काम था इसके अंदर ये वॉल्यूम को मास के अंदर कन्वर्ट करना, कि ये वॉल्यूम कितने ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट के इक्वल होगी। अब ये देखो, पहला ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, सेकंड ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो यार है 0.07 ग्राम, इसके 0.04 ग्राम के साथ कंबाइन करके इसका कितना बना रहा था 0.11 ग्राम, और इसका भी 0.07 ग्राम, ऑक्सीजन के कितने 0.08 ग्राम के साथ कंबाइन करके इसका कितना बना रहा था 0.15 ग्राम बना रहा था बच्चों। तो बच्चों यहाँ मत देखो अभी इसको, यहाँ मत काटो, सॉरी, आगे देखो, यहाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है नाइट्रोजन का मास। अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेना है मेरे को दोनों कंपाउंड्स में। दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। आ रहा है, नाइट्रोजन का मास दोनों कंपाउंड के अंदर फिक्स है। जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का फिक्स मास कंबाइन करेगा किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के मास के साथ दोनों कंपाउंड में, तो जो दूसरा एलिमेंट का मास का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। लो जी, ये कट गया और ये कितना आ गया 1:2, तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ये था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम भेजी है वो भेजी हुई है मोलैरिटी के ऊपर, मोलैरिटी, और एक है मोलैलिटी के ऊपर। कंसंट्रेशन टर्म्स की प्रॉब्लम जरूर करके देखना बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करी है। कंसंट्रेशन टर्म्स से प्रॉब्लम आती है आपके पेपर में। ये है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, मोलैलिटी बताओ यार सॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, ये कहता है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी के अंदर 36 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है। तो कहता है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल के बताओ क्या होगी। मोलैलिटी बतानी है, निकल गया है यार, इसमें क्या है, लो सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला देखना, C6H12O6। O6 मोलर मास कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल आएगा, वो आप करके देख लेना, मेरे को पता है, याद पड़ा है इतना, तो ये तो कैलकुलेट कर करके। कार्बन का 12 गुना 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6, 96 प्लस 12 प्लस 72, 180 आएगा। अब देखो अगर मैं, ये तो मोलिकुलर मास हो गया, अगर मैं गिवन मास की बात करता हूँ, ए मैं दिखाता हूँ सॉल्यूट के लिए, ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो इसका गिवन मास कितना हो गया 36 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो गया 180 ग्राम। हाँ जी, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या, वाटर का गिवन मास कितना है 250 ग्राम, 250 ग्राम। लो जी, मोलैलिटी का फॉर्मूला देखना, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाता हूँ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें किलोग्राम में लेना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर ग्राम में है तो। अब ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 36 ग्राम, मोलर मास कितना आ रहा है 180 ग्राम पर मोल आ रहा है, और ये कितना है 250 डिवाइड बाय कितना 1000, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। लो भाई बच्चों, ग्राम से ग्राम चला गया, और बाकी सब मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ इसका, आप लोग देखते रहना जो भी है। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 0.8 मोलल आ रहा है, 0.8 मोलल। देख लो, ये कट गया बच्चों, ये आ गया 2, ये जाएगा 5 पे, ये 2 और 5 क्या आ गया 4/5, 0.8 मोलल आ गया। लो जी, ये मोलैलिटी आ गई, कितनी आएगी 0.8 मोलल। क्लियर है जी, ये है मोलैलिटी। फॉर्मूला ध्यान रखो और ये चीज़ें देखते चलो कि मेरे को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास होना चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 250 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। बस मोलैलिटी निकल जाएगी वहाँ से सॉल्यूशन की, और मोलैलिटी को मैं लिखता हूँ मोलल, इसकी यूनिट क्या होगी मोलल। तो ये आ गई बच्चों जो मैंने बात करी है मोलैलिटी की। अब एक प्रॉब्लम और आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, लास्ट प्रॉब्लम है जो है वो बच्चों ये कहती है कि सल्फ्यूरिक
एसिड का सॉल्यूशन दिया है एक, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है, ध्यान से देखना बच्चों इस प्रॉब्लम को, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है 0.8 मोलर एंड इट्स डेंसिटी, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, और डेंसिटी आप लोगों को दी है 1.06 ग्राम पर ml। तो कहता है कि इस सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करो, मोलैलिटी निकालो, कैलकुलेट मोलैलिटी, और पहला पार्ट, सेकंड पार्ट इज मोल फ्रैक्शन निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज मोलैलिटी और सेकंड पार्ट आप लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालो। लो भाई बच्चों, ये कहता है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है बच्चों, और इस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप लोगों को दी है, वो कितनी है 0.8 मोलर है। मोलर बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं। 0.8 मोलर, 0.8 मोलर का मतलब है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि 0.8 मोल्स ऑफ solute is present in 1000 ml of solution। अरे ऐसे लिख लो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन यही तो कहती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, वही तो मोलैरिटी होगी, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.8 मोलर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 0.8 मोल प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं यहाँ, मोलर मास ऑफ H2SO4। लो जी, नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं 0.8, गिवन मास मेरे को कैलकुलेट करना है, गिवन मास मेरे को निकालना है, मोलर मास कितना है 98 है, 98 आएगा, ऐड करके देख लेना, 2 सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आया बच्चों, ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से H2SO4 का गिवन मास, इसका गिवन मास आएगा बच्चों 0.8 इंटू 98, यह आएगा 4, 72 और लो जी लो 78.4 ग्राम आ जाएगा, 78.4 ग्राम। अब ये सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया। अच्छा, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। देखो, सॉल्यूट का मास हो, सॉल्यूशन का मास हो, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दूंगा तो किसका मास बचेगा, सॉल्वेंट का मास बचेगा। अब सॉल्यूशन का मेरे पास वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, लेकिन डेंसिटी भी दी है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ। अब देखना डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml, और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1 लीटर, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1000 ml। अब देखो, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा 1.06 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय कितना 1000 ml, ml से ml गया तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ये आ गया 1060 ग्राम आ गया। लो जी, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है, मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास है, तो मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकाल रहा हूँ मैं बच्चों, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में मेरे को क्या चाहिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1060, इसमें से माइनस करना है 78.4, ये आया बच्चों 61, और ये आ गया बच्चों आपका, यहाँ से आ गया 8 और 9, लो इतने ग्राम आ गया, 981.6 ग्राम आ गया। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सोल्यूट है 78.4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1060 ग्राम।
और मास ऑफ सॉल्वेंट है 981.6 ग्राम। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मोलैलिटी यहाँ से निकल जाएगी, मोलैलिटी, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन भी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन तो वैसे ही निकल जाना है, उसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। देखो मोलैलिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय कितना 1000 करना पड़ेगा फॉर चेंजिंग इनटू किलोग्राम। अब ये देखना गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है वो निकाला हुआ है वहाँ, ये कितना आया 78.4 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था क्या सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये 98 ग्राम पर मोल। हाँ जी, सॉल्वेंट का मास कितना है 981.6 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर दूंगा किलोग्राम में। ये सारा सॉल्व करने के बाद आप लोगों का आएगा यहाँ 878400, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था 96196.8, और ये डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी आई है वो आई है 0.815 मोलल। लो जी, ये मोलैलिटी निकल गई सॉल्यूशन की। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब एक चीज़ और है, मोल फ्रैक्शन पूछा है उसने, मोल फ्रैक्शन और देख लो। मोल फ्रैक्शन क्या कहता था, मोल फ्रैक्शन था कि नंबर ऑफ मोल किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने प्रेजेंट हैं उनका रेशियो लेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड के वो तो दिख ही रहे थे बच्चों, स्टार्टिंग में लिए थे कितने थे 0.8 मोल, है ना। नंबर ऑफ मोल वाटर के निकालने हैं। वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वाटर का मास कितना है 981.6 ग्राम था, ये 981.6 उसको डिवाइड कर दिया मैंने 18 से, और डिवाइड करने के बाद ये आ रहा था बच्चों यहाँ 54.53, ये आ रहा था 54.53 नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं। लो अब मोल फ्रैक्शन किसका, चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल दो पहले, मोल फ्रैक्शन फॉर H2SO4 कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या वाटर। लो जी 0.8 डिवाइड बाय 0.8 प्लस 54 कितना 53, ये आ गया 3 8 और 5 13। लो जी ये आ गया बच्चों 0.8 डिवाइड बाय 55.33 आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, और दोनों को डिवाइड करने के बाद आ रहा है बच्चों आप लोगों का 0.014। ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन के अंदर। आप ऐसे ही मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हो, वाटर का। वाटर का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या H2SO4। तो रख दो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं 54.53 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 54.53 प्लस 0.8, और ये आ जाएंगे यहाँ से। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो मैंने बताया था जितने भी कंपोनेंट होंगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, दूसरा वाटर प्रेजेंट है, तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा था, मेरे को वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना था, सल्फ्यूरिक एसिड का आ रहा था 0.014 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा 1 माइनस 0.14 कर दूंगा मैं। लो ये देखो 0.014 और ये बच्चों आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 9 0.0149 सॉरी 89 पॉइंट लो 689, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो 0.986, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, सल्फ्यूरिक वाटर का। चाहे आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ से भी इतना ही आएगा, डिवाइड करके निकाल दो, या अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना हुआ बच्चों कुछ नहीं करना, एक कंपोनेंट का अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो 1 में से माइनस कर दो, डायरेक्टली दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो ये कितना आ गया 0.986। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होगा, मोल डिवाइड बाय मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मोलैलिटी थी 0.815 मोलर। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई इतने खास टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं है, करके देखना कंसंट्रेशन टर्म्स के, बाकी और न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक टॉपिक और रहता है आप लोगों का इस चैप्टर में, दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला।
एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जितनी प्रॉब्लम आप लोग भेजोगे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। तो काम करते रहो, टाइम ख़राब ना करो। ओके जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।